हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हम जीएस की प्रैक्टिस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में वो क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हों, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें आपकी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस हो या इसके साथ साथ आपके यूपीएसआई और जितने भी वनडे एग्जाम है, साथ में एसएससी वगैरह के क्वेश्चनों का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, मतलब भारत की जलवायु कैसी जलवायु कहा जाता है, बताइए। मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब मानसून का क्या मतलब होता है? देखो, मानसून का मतलब होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु का परिवर्तन या ऋतु में होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। आई बात समझ? मानसून क्या होते हैं? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में या वायु के अकॉर्डिंग ऋतु में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं? मानसून कहलाते हैं। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं, बताइए। देखो, इसका उत्तर होगा हिमालय। ठीक है, इसका उत्तर होगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? अति विषम यानी कि अति विषम का मतलब है, मतलब गर्मी के टाइम में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों के टाइम में अत्यधिक सर्दी। तो ऐसा स्थान कौन सा है भारत का? वो है आपका दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विधायी मामलों में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त होती है। मतलब विधायी मामलों में दोनों सदनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़, यानी कौन से विधेयक को छोड़ के लगभग सब में समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर है धन विधेयक में। धन विधेयक में जो है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं होती। ठीक है, धन विधेयक क्या होता है? देखो मैं बताऊं। देखो, धन विधेयक में क्या होता है? धन विधेयक के अंतर्गत लगान यानी कर लगाना, कर टैक्स आ जाता है। ठीक है, योजना निर्माण, कोई योजना बनानी हो, ठीक है, मतलब धन का आदान प्रदान किसी विदेश से या देश से धन लेना या धन भेजना, ये किसके अंतर्गत आता है? धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा को अत्यधिक शक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। देखो, पहले तो ब्रोकेड होता क्या है, पहले मैं बता दूं ब्रोकेड होता क्या है। देखो, ब्रोकेड है एक पुरानी तकनीक है जिसके द्वारा कढ़ाई और बुनाई की जाती थी। जिसके द्वारा क्या की जाती? कढ़ाई और बुनाई की जाती थी। ठीक है, और ये कहां की प्रसिद्ध है? ये आपको बनारस की यानी वाराणसी में यह ब्रोकेड पद्धति प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको और नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इस तकनीक को और नामों से है। एक होता है फेकवा, इसे फेकवा के नाम से भी जानते हैं ब्रोकेड पद्धति को, और इसे कतरवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्रोकेड पद्धति को किसके? फेकवा और कतरवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? जो
शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? बताइए। ठीक है, इसका उत्तर हो कथक। इसका क्या उत्तर होगा? कथक। जो कथक क्या है? कथक का अर्थ क्या होता है? कथक का अर्थ होता है कथा को नृत्य के रूप में कथन करना, मतलब कथा को नृत्य के रूप में, नृत्य के रूप में कथन करना या कहना। आई बात समझ में? कथक का अर्थ होता है कथा को नृत्य के रूप में क्या करना? कथन करना। ये होता है कथक का अर्थ। नेक्स्ट क्या देखो, महाकुंभ मेले, महाकुंभ मेले की स्थिति, सॉरी, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। मतलब ये पूछ रहा है कि महाकुंभ मेले की स्थिति, सॉरी, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और इसमें मतलब है कि स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया, मतलब किसका, मतलब सूर्य चंद्रमा और इसके अलावा किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है महाकुंभ मेले की तिथि। तो इसका उत्तर बताइए। ठीक है, उत्तर होगा इसका बृहस्पति। बृहस्पति की स्थिति यानी कि महाकुंभ मेले की तिथि का जो मतलब निर्धारित की जाती है वो सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति, इसका बृहस्पति, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। देखो, एक तो कुंभ होता है, महाकुंभ होता है। कुंभ में जो लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। कितने वर्षों बाद? कुंभ 12 वर्षों में, 12 वर्ष बाद लगता है। और अर्धकुंभ होता है, अर्धकुंभ आपको 6 वर्ष बाद मिलेगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद लगता है। अब इनके जो कहाँ होता है, ये भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन होता है कहां पे? 4 स्थानों पर। पहला आपका प्रयागराज, कहां पे? एक सेकंड, पहला आपका प्रयागराज, पहला प्रयागराज जो किस नदी पे? गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती में। दूसरा जो स्थान है वो आपका हरिद्वार। दूसरा स्थान कौन सा आपका? हरिद्वार। दूसरा स्थान आपका हरिद्वार, जो किस नदी पे लगता है आपके? ये भी गंगा नदी पे लगाया जाता है, गंगा पर। तीसरा स्थान जो है आपका, तीसरा स्थान है आपका कौन सा? तीसरा स्थान है नासिक, नासिक, नासिक। और ये आपकी गोदावरी नदी पे, गोदावरी नदी पे। और एक चौथा स्थान हो गया आपका, ये हो गया आपका उज्जैन, उज्जैन, जो कौन सी नदी पे लगाया? शिप्रा नदी पे, शिप्रा नदी पर आयोजित होते हैं। आई बात में कि अर्धकुंभ 6 साल बाद और महाकुंभ आपके 12 साल बाद। और ये 4 स्थानों पर लगाए जाते हैं। पहला आपका प्रयागराज जो कि गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर लगाया जाता है। दूसरा स्थान होगा हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर लगाया मतलब आयोजित किया जाता है। और तीसरा स्थान है आपका नासिक जो गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। और चौथा है वो आपका उज्जैन जो शिप्रा नदी एमपी में क्या होता है? लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था, राय को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बताइए। नरपति बोला जाता, क्या बोला जाता था? नरपति। ठीक है, अब एक बात क्वेश्चन याद रखना, कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य, ऐसा पूछ लेता है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। क्या थे? कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के जो महानतम शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर, निम्नलिखित में से
कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? बताइए। पहला एक नटराज, दूसरा गौंडेश्वर मंदिर, और एक पल्लाई बननाथ मंदिर, और एक बृहदेश्वर मंदिर। ये 4 मंदिरों में से कौन सा मंदिर है जो कि चोल शासकों द्वारा नहीं बनाया गया? बताइए। इसका उत्तर हो गौंडेश्वर मंदिर। कौन सा? गौंडेश्वर। ये एक्चुअली ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था आपके यादव वंशों के द्वारा, यादव वंश के शासकों द्वारा, ठीक है। और ये बनाया गया था राव गोविंद द्वारा। किसके द्वारा? राव गोविंद द्वारा बनाया गया, राव गोविंद द्वारा बनाया गौंडेश्वर मंदिर, जो कि यादव वंश के शासक थे, जिसे बोला जाता सेवना वंश। क्या क्या बोला जाता यादव वंश को? सेवना वंश। सेवना वंश भी बोला जाता था यादव वंश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? बताइए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? बताइए। ठीक, इसका उत्तर होगा आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, जिसमें कौन कौन से थे? एक तो मगध था, मगध हो गया आपका। दूसरा हो गया अंग, मैं आपको वैसे बता देता, मगध हो गया, अंग हो गया, काशी हो गया, बज्जी हो गया, वत्स हो गया, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, अवंती हो गया, सूरसेन हो गया, पांचाल हो गया, चेंदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, अस्मक और गांधार। ये 16 महाजनपद थे जो कि बौद्ध जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित थे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई। मतलब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई और ये किस लिए की गई थी? 1905 में की गई थी। कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। कब की? 1905 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद? अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? मतलब दोबारा पढ़ते हैं। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? उत्तर बताइए अब। ठीक, इसका उत्तर होगा गांधी इरविन समझौता। क्या है? गांधी इरविन समझौता। एक्चुअली इसका कारण क्या था? तो क्या था कि जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, तो उसमें क्या था? कांग्रेस भाग नहीं ले रही थी। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलनों में क्या करना? सम्मिलित करना। इसलिए यह समझौता किया गया। अच्छा, एक और बात कि पूछ लेता है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सम्मिलित हुए? कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए? तो वो था दूसरा गोलमेज, दूसरा। अच्छा, एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित हुए, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। कौन से थे? बाबा साहब अम्बेडकर। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कानपुर में 1857 ईस्वी में 1827 सॉरी कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया कहां पे? कानपुर में। तो वो किसने किया बताइए? इसका उत्तर होगा नाना साहब ने। किसने? नाना साहब ने। और बहादुर शाह कहां का रहते? दिल्ली में। अच्छा,
जो कानपुर जो 1857 विद्रोह है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये हुई आपकी मेरठ से। कहां से हुई? मेरठ से। कब हुई? 10 मई 1857। 10 मई 1857। ठीक है, कहां से? कानपुर से शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत का प्रसिद्ध भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्न में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? उत्तर बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा हैदराबाद। क्या हुआ? हैदराबाद को ये नहीं जोड़ता। इसमें 4 शहर आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखो। पहला दिल्ली हो गया, दूसरा आपका कानपुर हो गया, तीसरा मुंबई हो गया, और एक आपका चौथा जो है वो होगा आपका कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। कोलकाता है, सॉरी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। सॉरी, चेन्नई होगा चौथा शहर। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई 4 शहर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए। ठीक है, इससे उत्तर होगा नरौरा। कौन सा होगा? नरौरा। देखो, इसमें जो इसकी जो स्थापना हुई थी पहले तो इसमें 2 यूनिट है। कौन सी? 2 यूनिट काम कर रहे हैं, 2 संयंत्र काम कर रहे हैं। कितने संयंत्र हैं नरौरा में? 2 संयंत्र। 2 संयंत्र हैं। 2 संयंत्र है। अच्छा, पहले संयंत्र था, उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी 1991 में। 1 जनवरी 1991 में। ठीक है, और जो दूसरा यूनिट है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1 जुलाई 1992 को। 1 जुलाई 1992 में की गई थी। अच्छा, ठीक है, जो इनके जो संयंत्र है इनकी जो क्षमता है वो कितनी है? वो इनकी क्षमता है भाई आपके 220 मेगावाट। कितनी? 220 मेगावाट। ठीक है, और ये नरोरा ये कहां पे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कौन सी है? बुलंदशहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहां पाया जाता है? बताइए। ठीक है, इसका उत्तर होगा कनाडा में। देखो, ये कनाडा में कहां पाया जाता है? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार जो है फंडी खाड़ी में, जो कहां पे स्थित है? कनाडा में स्थित है, में पाया जाता है। अच्छा, ज्वार क्या होता है? ज्वार बाटा जिसे बोलते हैं। देखो, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्या बोलते हैं? ज्वार बाटा कहते हैं। सीधी सीधी बात कि जो चंद्रमा है और सूर्य, इनकी जो आकर्षण शक्ति के कारण है, जो समुद्री जल है उसका ऊपर उठना तथा नीचे गिरना, इसे क्या बोलते हैं? ज्वार बाटा कहते हैं। अच्छा, ज्वार कैसे बोलते हैं? कि मतलब जो सागरीय जल है उसको ऊपर उठने को क्या बोलते हैं? ज्वार, और तथा नीचे गिरने को जो समुद्री जल है उसे नीचे गिरने को क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। ठीक है, ये और ज्वार भाटा कितने प्रकार? 6 प्रकार के होते हैं। पूछ ले कभी तुम, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो, क्या ताना ताना रिवर ताना रिवर मंगावे एक बानर की प्रजाति है जो किस देश में पाई जाती है? बताइए। ताना रिवर मंगावे ताना रिवर मंगावे एक बानर की प्रजाति है जो किस देश में पाई जाती है? बताइए। इसका उत्तर हो अब केन्या में। केन्या में पाई जाने वाली एक बानर यानी बंदर की प्रजाति है जो कि लुप्त होने की कगार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? विंध्य पर्वत, दोबारा पढ़ते हैं, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्न में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? बताइए। हिमालय रेंज, पूर्वांचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और कोई नहीं? बताइए।
बिल्कुल, इसका उत्तर हुआ सतपुड़ा रेंज से। कौन से से गिरा हुआ है? सतपुड़ा। विंध्य विंध्य जो पर्वत जो विंध्य पर्वत है वो उत्तर पश्चिम में कहा किससे? अरावली पर्वत श्रृंखला से, और दक्षिण में किनसे? सतपुड़ा श्रेणी से गिरा हुआ है। ठीक है, अब देखो पहले एक हिमालय रेंज को पढ़ लेते हैं। किसे? हिमालय रेंज को। देखो हिमालय जो रेंज है, हिमालय जो रेंज है, जो हिमालय पर्वत है उसे कितने भागों में बांटा गया? उसे आपके 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, सॉरी एक सेकंड, एक तो आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हुआ आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, तीसरा हुआ लघु हिमालय, और चौथा हुआ आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, कौन सा? शिवालिक हिमालय। आई बात। अब देखो हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी आपकी? कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? 8,850। बहुत से 8,850 बोलते हैं, 8,849 बहुत सी जगह, पर 8,850 है। कौन सी? 8,850 मीटर है जो इसकी लंबाई है। ठीक है, अब इसकी एक बात ध्यान रखना, जो ये इसमें देखो प्रमुख दर्रे हैं इसके कौन कौन से? देखो एक तो आपका रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, खारदुल दर्रा और जोंजुला, ये 4 दर्रे प्रमुख जो है हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब इतना इससे आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी तटीय मैदान के, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय भाग के दक्षिणी मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए। बताइए। बिल्कुल, कोरोमंडल कहा जाता है। क्या? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब इसकी स्थिति देख लो, इसकी स्थिति क्या है? ये जो जो कोरोमंडल तट है यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाली खाड़ी के बीच स्थित है। कहां पे? पूर्व घाट और हिंद महासागर में जो स्थित है बंगाली खाड़ी, यानी कि पूर्वी घाट से बंगाली खाड़ी तक क्या है इसकी स्थिति है। और देखो राज्य इसमें कौन कौन से आते हैं जो आपका कोरोमंडल तट के? पहला होता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो है पुडुचेरी, जो पांचेरी बोलते हैं, ये कोरोमंडल तट का ही हिस्सा है। कौन कौन सा? तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्रदेश और पुडुचेरी, ये जो है आपके कोरोमंडल तट का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है कौन सा है? उत्तरी अक्षांश सबसे कौन सा? बताइए। वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश है, जो कि भारत का सबसे उत्तरी जो अक्षांश है, जो उत्तरी बिंदु है। ठीक है, अब इसका दक्षिण बिंदु कौन मतलब कितने पे? इसका दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु होगा कौन सा होगा आपका? वो होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, इसकी जो देशांतर स्थिति है वो है आपकी, जो पश्चिम में वो आपकी होगी 68 डिग्री 9 मिनट, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर, जो पश्चिम में स्थिति है पश्चिमी देशांतर। ठीक है, और पूर्व में जो स्थिति है 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में इसकी स्थिति है जो भारत है। अच्छा, और दूसरी बात देखते हैं कि जो इसका उत्तरी जो बिंदु है उसे आप इंदिरा कॉल बोलते हैं, और दक्षिणी बिंदु है इसका उसे आप बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु को, और इंदिरा कॉल आपके उत्तरी बिंदु को, और इंदिरा पॉइंट जो बोलते हैं उसे वो बोलते हैं आपके दक्षिणी बिंदु को। अच्छा, इसका पश्चिम बिंदु है वो हारमोती, जो कि कहां पे? गुजरात में। और आपका पूर्वी जो बिंदु है इसका वो होगा आपका
तिबिथु में। कौन सी? तिबिथु। अच्छा, दूसरी बात, जो भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, वो कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, वो होगी आपकी 2933 किलोमीटर। कौन सी? 2933 किलोमीटर। ठीक है। अब एक और बात पूछ लेते हैं। जो भारत की जो जमीनी सीमा की लंबाई है, जो जमीन की लंबाई है, जो भारत की सीमा है, जो धरातलीय सीमा है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? आपको एक सेकंड, जो धरातलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो होगी आपके 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अच्छा, भारत की जो मुख्य भूमि है और मुख्य भूमि की समुद्री सीमा है, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 6200 किलोमीटर। सॉरी, 6200 किलोमीटर जो समुद्री सीमा की लंबाई है। कौन से? मुख्य भूमि की। और टोटल जो समुद्री सीमा की लंबाई है वो कितनी हो गई आपकी, जिसमें आपके द्वीप, जो आपके जितने भी द्वीप हैं उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो कितनी होगी आपकी द्वीपों समेत? 7517 किलोमीटर। ठीक है, 7517 किलोमीटर आपकी जो समुद्री तट की लंबाई, टोटल समुद्री तट की लंबाई 7517 किलोमीटर है। और आपके मुख्य भूमि की जो समुद्री लंबाई है वो कितनी होगी आपकी? 6200 किलोमीटर। और जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो होगी आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के ऊर्जा दर वितरण को कहा जाता है। दोबारा पढ़ते हैं। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्जा दर वितरण को कहा जाता है। ऊर्जा दर वितरण को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? बताइए। इसका उत्तर हो स्तर विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुई के समान रुई के समान दिखे रुई के समान दिखते हैं वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। रुई के समान दिखते हैं वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। वो क्या होते हैं? पच्छा मेघ, वर्षा मेघ, स्तरीय मेघ और कपासी मेघ। बताइए। इसका उत्तर ना कपासी। एक्चुअली ये कब बनते हैं? देखो, जब क्या होता है, जब बारिश हो जाती है या बारिश होकर निकल जाती है, उसके बाद आसमान में क्या होता है? नीला आसमान, सफेद जो रुई के बड़े बड़े आपको जो बादल दिखेंगे, उन्हीं को वो क्या बोलते हैं? आपको? उन्हीं को कपासी जो मेघ हैं उन्हें बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को के रूप में जाना जाता है। बताइए। ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? बताइए। पारिस्थितिकी क्षमता, पारिस्थितिकी दक्षता, पारिस्थितिकी आत्मसात, और इनमें से कोई नहीं। इसका होगा उत्तर पारिस्थितिकी दक्षता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वायुमास पिरामिड है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वायुमास पिरामिड है। बताइए उत्तर। सीधा पिरामिड, आंशिक सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा उल्टा पिरामिड। क्या हुआ? उल्टा पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, गढ़प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, वेदांता गला पक्षी अभ्यारण्य, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। बताइए। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर हो आपका
समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्र जो है वो है 780 हेक्टेयर। कौन सी? 780 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? पृथ्वी की निम्न में से किस परत में, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? बताइए। क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल या वायुमंडल? बताइए। ठीक है, इसका उत्तर होगा समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल में सबसे ज्यादा समताप मंडल में पाई जाती है। वैसे तो क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। ये क्या होता है? इसका जो ये जो मानव सभ्यता है ना, इसके लिए बड़ी लाभदायक है। कौन? ओजोन परत। क्या होता है इससे? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से यह सुरक्षा करता है पृथ्वी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? पहला हुआ काजीरंगा, दूसरा कान्हा, तीसरा पेरियार और चौथा दच्चिगांव। दच्चिगांव, बताइए। इसका उत्तर होगा आपका दच्चिगांव। देखो, दच्चिगांव एक टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, यह एक क्या है? यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां स्थित है आपके? ये आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहां पे? श्रीनगर में। कौन सा? दच्चिगांव। अच्छा, ठीक है। जो काजीरंगा आपका, ये कहां पे स्थित है? ये आपके असम में। कहां पे? असम में। काजीरंगा आपके असम में। ठीक है, कान्हा आपके मध्य प्रदेश में, एमपी में, और पेरियार आपके केरल में स्थित है। कहां पे? केरल में। केरल में पेरियार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो वन में वनस्पति की परत जो निम्न विताप के ठीक नीचे होती है कहलाती है? लो वन में वनस्पति की परत जो निम्न विताप के ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है? बताइए। कैनोपी, सबलेयर, हर्बलेयर और बनतल। बताइए। इसका उत्तर होगा सबलेयर। क्या? सबलेयर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? बताइए। पहला है इसका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, खांगदोंगा राष्ट्रीय उद्यान और इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका उत्तर होगा खांगदोंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भारत में क्या होता है? इसमें देखो भिन्न भिन्न ये एक्चुअली सबसे ज्यादा तो देखो फूलों के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फूलों के पेड़ों के लिए। एक्चुअली इसमें क्या है? भारत के एक तिहाई जो फूलों के पेड़ है वो इसी में पाए जाते हैं। खांगदोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें। ठीक है, और विभिन्न आपके पक्षी हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए। पहला इसका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और चौथा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। बताइए। सबसे बड़ा। ठीक है, इसका उत्तर होगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पे स्थित है? आपके लद्दाख में स्थित है। कहां पे? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहां पे? लद्दाख में स्थित है। और जो इसकी जो क्षेत्रफल है इसका, ये इसका 4400 वर्ग किलोमीटर है।
4400 वर्ग किलोमीटर है, जो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना देखो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1981 में। कब? 1981 में। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो ये सुंदरबन है, आपको पता है कहां पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपका जिम कार्बेट उत्तराखंड में, और आपका गिर गुजरात में। ठीक है, गिर कहां पे स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, आपका राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए। बेलाचली, अनूप वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, और आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बताइए चारों में से कौन से वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा सी, उष्णकटिबंधीय कंटक। यहाँ पे क्या होता है, कांटेदार जो वन पाए जाते हैं, जो कांटेदार वनस्पति है, जो कांटेदार पेड़ है, जैसे बबूल हुई, इस तरह के जो है पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सागौन, साल, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। कैसी प्रजातियां हैं? जो ये वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, तो पेड़ों की प्रजाति है, ये किस प्रकार की प्रजाति है? ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बने, उष्णकटिबंधीय कंटक बने, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार बने, और पर्वतीय बने। इन चारों में बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्यों? क्यों? इनकी जो वर्षा होती है, वो वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक समाप्त होगी, और कल एक नए टेस्ट के साथ, नए जुनून के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।